नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और कदम है। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। केंद्र सरकार तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम परियोजना और अन्य अंतर्राज्यीय जल मुद्दों के समाधान के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप और महिला क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बनाई। समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि इससे न केवल पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन में वृद्धि होगी, बल्कि खाद्य उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से कृषि तथा उससे संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है। नई दिल्ली में कल मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संवाददाताओं को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत देश में 100 जिलों की पहचान की जाएगी। 100 ऐसे जिले जिसमें कृषि पर 3 पैमानों पर वो बाकी सब जिलों से पीछे हो, ऐसे 100 जिलों को चयनित करके उसमें एक फोकस्ड वे में 11 मंत्रालयों के 36 स्कीम्स, इन सब को कन्वर्ज करके एक इंटीग्रेटेड वे में कृषि का विकास करें, ये प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना का उद्देश्य है। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। इसमें ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नई दिल्ली में आयोजित जन सेवा केंद्र दिवस कार्यक्रम में इसकी घोषणा की। एआई मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस एआई मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को एआई स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख वीएलईज अपने हैं। आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाएगी। संसद के मानसून सत्र से पहले सरकार ने रविवार को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। सरकार दोनों सदनों के सुचारू संचालन के लिए सभी राजनीतिक दलों से सहयोग का आह्वान करेगी। मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होने और पारित होने की आशा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष कुल 78 पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। एक रिपोर्ट। स्वच्छ भारत मिशन शहरी के अंतर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण की पहल शहरी स्वच्छ भारत की यात्रा में एक निर्णायक शक्ति बन गई है। 2016 में 73 शहरी स्थानीय निकायों से शुरू हुई इस पहल के नवीनतम संस्करण में अब 4,500 से अधिक शहर शामिल हैं। इस वर्ष पुरस्कार कम उपयोग करें, पुनः उपयोग करें, रिसाइकल करें के विषय पर आधारित है। 3,000 से अधिक मूल्यांकनकर्ताओं ने 45 दिनों तक देश के हर वार्ड में गहन निरीक्षण किया। समाचार कक्ष से वैष्णवी। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के पास डाडिया गांव में आयोजित सहकारिता और रोजगार उत्सव में शामिल होंगे। वे एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर गृहमंत्री सरकारी नौकरियों के लिए नव चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। श्री शाह विश्व की वृहद अन्न भंडारण योजना के तहत निर्मित 24 गोदामों तथा श्री अन्न प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण करेंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1,400 लाभार्थियों को लगभग 12 करोड़ रुपए के ऋण तथा दुग्ध उत्पादन सहकारी समितियों को 2,000 से ज्यादा माइक्रो एटीएम वितरित किए जाएंगे। केंद्रीय सहकारिता मंत्री श्वेत क्रांति 2.0 PDCS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म का शुभारंभ करेंगे। जितेंद्र द्विवेदी, आकाशवाणी समाचार, जयपुर। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है।
सरकार ने तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम बनका चेरला लिंक परियोजना तथा लंबित अंतर्राज्यीय जल मुद्दों से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित करने का निर्णय लिया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल की अध्यक्षता में कल नई दिल्ली में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री N चंद्रबाबू नायडू और तेलंगाना के मुख्यमंत्री A रेवंत रेड्डी के साथ बैठक के बाद ये फैसला किया गया। जल शक्ति मंत्रालय ने कहा है कि दोनों राज्यों और केंद्र के वरिष्ठ अधिकारियों तथा तकनीकी विशेषज्ञों की ये समिति लंबित मुद्दों का मिलकर आकलन करेगी। इसके बाद समान तथा प्रभावी जल बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए न्याय संगत और तकनीकी रूप से व्यवहार्य समाधान की सिफारिश की जाएगी। बैठक में जल प्रबंधन से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श भी किया गया। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने मृत व्यक्तियों के आधार नंबरों को निष्क्रिय करके आधार डेटाबेस को सटीक और विश्वसनीय बनाए रखने के लिए सकारात्मक कदम उठाए हैं। इसके लिए प्राधिकरण ने आधार कार्ड निष्क्रिय करने के संबंध में 1,55,00,000 मृतकों को पता लगाने के लिए भारत के महापंजीयक के साथ सहयोग किया है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि भारत के महापंजीयक ने नागरिक पंजीकरण प्रणाली का उपयोग करके 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लगभग 1,55,00,000 लोगों के मृत्यु रिकॉर्ड प्राधिकरण को उपलब्ध कराए हैं। समुचित सत्यापन के बाद करीब 1,17,00,000 आधार नंबर निष्क्रिय कर दिए गए हैं। प्राधिकरण ने पिछले महीने माय आधार पोर्टल पर एक नई सेवा परिवार के मृतक सदस्य की सूचना भी शुरू की है। मंत्रालय ने कहा कि इस पोर्टल से लोग अपने परिवार के सदस्यों की मृत्यु के बारे में सूचना दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि विशेष गहन पुनरीक्षण के अंतर्गत बिहार में अब तक 88% से अधिक गणना प्रपत्र जमा किए जा चुके हैं। आयोग ने बताया कि 1.59% मतदाता मृत पाए गए, 2.2% मतदाता स्थायी रूप से स्थानांतरित हो गए और 4.53% मतदाता अपने पते पर नहीं मिले। अमेरिका के अलास्का में भारतीय समय के अनुसार कल रात करीब 2:07 पर 7.3 की तीव्रता का भूकंप आया। अलास्का की भूकंप निगरानी एजेंसी ने बताया कि भूकंप का केंद्र अलास्का में सैंड पॉइंट के 89 किलोमीटर दक्षिण में स्थित था। भूकंप के कारण अभी तक जानमाल के किसी नुकसान की खबर नहीं है। अलास्का भूकंप केंद्र के निदेशक और राज्य के भूकंप विज्ञानी माइकल वेस्ट ने बताया कि समय के साथ भूकंप की तीव्रता कम हुई और सुनामी का कोई खतरा नहीं है। It did trigger a tsunami warning put out by the Tsunami Warning Center, an important part of NOAA, and that's been since downgraded, meaning that the tsunami does not at this time appear to have been tremendously impactful. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच बहुप्रतीक्षित अंतरिम व्यापार समझौते पर चल रही बातचीत जल्द पूरी हो सकती है। श्री ट्रंप ने कहा कि दोनों देशों के बीच वार्ता सकारात्मक माहौल में चल रही है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावित समझौता अमेरिकी कंपनियों को अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच हुए व्यापार समझौते के अनुरूप भारतीय बाजार में भी बेहतर पहुंच प्रदान कर सकता है। I think it's a good deal for both parties, but we will have full access into Indonesia, and we have a couple of those deals that are going to be announced. India basically is working along that same line. We're going to have access into India. रूस ने यूक्रेन पर 400 ड्रोन और एक बैलिस्टिक मिसाइल से जबरदस्त हमला किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने बताया है कि इन हमलों में खार्किव, क्राइवाई रीह और विनित्सिया सहित प्रमुख शहरों को निशाना बनाया गया, जिसके कारण ऊर्जा के बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा है और करीब 15 लोग घायल हो गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इस बात की पुष्टि की है कि ये हमले मुख्य रूप से ऊर्जा सुविधाओं को लक्ष्य बनाकर किए गए। इजरायल में रूढ़िवादी शास पार्टी ने बेन्यामिन नेतन्याहू के नेतृत्व में गठबंधन सरकार से अलग होने की घोषणा की है। इजरायल की मीडिया खबरों में कहा गया है कि शास पार्टी ने सरकार द्वारा धार्मिक विद्यार्थियों को सैन्य भर्ती से छूट की गारंटी न देने के विरोध में सरकार से अलग होने का फैसला किया है। शास पार्टी के गठबंधन से अलग होने से नेतन्याहू के लिए अल्पमत सरकार का नेतृत्व करना मुश्किल होगा, क्योंकि वे पहले से ही अपने देश में कई विरोध प्रदर्शनों का सामना कर रहे हैं। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मृगनयनी पांडे। महिला क्रिकेट में भारत ने इंग्लैंड को 3 एक दिवसीय क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के पहले मैच में 4 विकेट से हरा दिया। कल रात साउथहैम्पटन में इंग्लैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 6 विकेट पर 258 रन बनाए। दीप्ति शर्मा ने नाबाद 62 रन बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। इस जीत से भारत ने श्रृंखला में 1-0 की बढ़त बना ली है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC की वार्षिक बैठक आज सिंगापुर में शुरू हो रही है। इस बैठक में वर्ष 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक खेलों में क्रिकेट के शामिल किए जाने को लेकर टीमों के क्वालिफिकेशन
इरिगेशन से संबंधित तौर तरीकों पर विचार विमर्श किए जाने की संभावना है। वहीं वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर क्रिकेट खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। रसेल करीब 10 वर्षों से वेस्टइंडीज के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें ताबड़तोड़ बल्लेबाजी के लिए जाना जाता है। इधर बैडमिंटन में टोक्यो में जापान ओपन बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स प्री क्वार्टर फाइनल में आज सुबह भारत के स्टार खिलाड़ी लक्ष्य सेन का मुकाबला जापान के कोडई नाराओका से होगा। पुरुष डबल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में भारत के चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी की जोड़ी का सामना चीन की वांग चांग और लियांग वेई किंग की जोड़ी से होगा। उधर फुटबॉल में भारत की अंडर-20 महिला राष्ट्रीय टीम ने कल रात ताशकंद में खेले गए अपने दूसरे मैच में उज्बेकिस्तान को 4-1 से आसानी से हरा दिया। और कुश्ती में भारत के शीर्ष पहलवान आज से हंगरी के बुडापेस्ट में 2025 की चौथी और अंतिम रैंकिंग श्रृंखला पोलाक इम्रे और वर्गा जानोस मेमोरियल में मुकाबला करेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन में केरल, माहे और कर्नाटक के दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में तेज से बहुत तेज वर्षा होने की संभावना व्यक्त की है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भी आज मूसलाधार वर्षा के आसार हैं। विभाग ने आंध्र प्रदेश, केरल, माहे और लक्षद्वीप में आज अलग अलग स्थानों पर तेज हवाएं चलने का अनुमान लगाया है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। मौसम विभाग के अनुसार आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई स्थानों और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। अगले 24 घंटों में मध्य और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बुंदेलखंड में भारी से बहुत भारी बारिश होने की आशंका है। इसके अलावा राज्य के लगभग सभी जिलों में गरज के साथ बिजली गिरने का भी व्यापक अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी गई है। ओम अवस्थी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। मौसम विभाग ने झारखंड के पश्चिमी और उत्तरी पश्चिमी हिस्सों में 19 जुलाई तक बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। झारखंड के उत्तर पश्चिमी इलाकों में भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जबकि पलामू, लातेहार और गढ़वा जिले के निचले इलाकों में कई घरों में बारिश का पानी घुस गया है। मौसम विभाग द्वारा जारी ऑरेंज अलर्ट के मद्देनजर पलामू, लातेहार और गढ़वा जिलों में आज 12वीं तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। चतरा, हजारीबाग, कोडरमा और देवघर जिलों में भी लगातार हो रही बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। जम्मू और कश्मीर के अधिकांश इलाकों में खराब मौसम के कारण श्री अमरनाथ यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। सरकारी सूत्रों ने पुष्टि की है कि अधिकारियों ने बालतल और पहलगाम मार्गों पर तेज बारिश के कारण आज यात्रा स्थगित करने का निर्णय लिया है। इस बीच पिछले 14 दिन में कल शाम तक लगभग 2.5 लाख तीर्थयात्रियों ने पवित्र गुफा के दर्शन किए हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं देवेंद्र त्रिपाठी। धन्यवाद निखिल। कल के हथियारों से नहीं जीत सकते आज की जंग, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का यह बयान अमर उजाला, पंजाब केसरी, राजस्थान पत्रिका और हरिभूमि की सुर्खी है। हिंदुस्तान लिखता है भविष्य की युद्ध तकनीक में आत्मनिर्भर बनना होगा। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है मानव रहित एरियल सिस्टम में आत्मनिर्भरता अनिवार्य। दैनिक भास्कर के शब्द हैं रक्षा क्षेत्र में उत्पादन 174% और निर्यात 986% बढ़ा। दैनिक जागरण के अनुसार 11 देशों को निर्यात होंगे, कानपुर में बने स्वदेशी पैराशूट। राष्ट्रीय सहारा की खबर है संसद के मानसून सत्र में 8 बिल पेश करने की तैयारी। भू विरासत स्थलों और भू अवशेषों के संरक्षण तथा सुरक्षा से संबंधित विधेयक भी शामिल। वहीं जनसत्ता का अनुमान है सोमवार को पेश हो सकता है आयकर विधेयक 2025। वीर अर्जुन के वाणिज्य पन्ने की सुर्खी है एसबीआई चालू वित्त वर्ष में शेयर और बॉन्ड के जरिए जुटाएगा 45,000 करोड़ रुपए। देशबंधु के अनुसार सरकार ने 31 जुलाई तक बाल पुरस्कार के लिए आवेदन आमंत्रित किए। राजस्थान पत्रिका की यह खबर ध्यान आकृष्ट करती है 50,000 रुपए से कम वेतन वाले 93% लोग क्रेडिट पर निर्भर। पत्र यह भी लिखता है साइबर ठगी में आई कमी, फिर भी करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं भारतीय। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा सरकार किसानों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना इस दिशा में एक और कदम। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण प्रदान करेगी। ग्राम स्तर के उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 पुरस्कार प्रदान करेंगे। केंद्र सरकार तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश के बीच पोलावरम परियोजना और अन्य अंतर्राज्यीय जल मुद्दों के समाधान के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करेगी। अमेरिका के अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप और महिला क्रिकेट में भारत ने पहले एक दिवसीय मैच में इंग्लैंड को हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।